नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। ट्रंप की गजब छीछा लेदर हो गई है बॉस। नोबेल ना मिला उनको। पीएम मोदी के नए भारत से भिड़ना क्या भारी पड़ गया उनको। ट्रंप को नोबेल ना मिलने की असल वजह क्या निकली। क्या पीएम मोदी को पहले से पता था कि खेला होगा। पनौती पाकिस्तान की सिफारिश फेल। अब ट्रंप मुनीर शहबाज का निकाल देंगे तेल। पीएम मोदी का फोन कॉल और अब नोबेल वाली बेइज्जती। ट्रंप अब अपने टैरिफ वॉर का सीजफायर खुद कराएंगे क्या। अब पहले इसके बारे में बताऊंगा। इंटरनेट बंद, रोड ब्लॉक, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हड़कंप। मुनीर की कुर्सी हिलाने कौन आ गया है पाकिस्तान में। आधी रात पाकिस्तान की फेल एयर स्ट्राइक। अब भारत और अफगानिस्तान मिलकर मुनीर को ठोकेंगे क्या। मुनीर को झटका, अमेरिका और चीन को भी जवाब। अफगानिस्तान के साथ भारत की वो डील जो गेम चेंजर होगी, आज उसका चैप्टर भी होगा। इसके अलावा धरती डोली, सुनामी का सायरन, ऐसा भूकंप आया कि तस्वीर देखकर दुनिया कांप गई। मॉल की छत टूटी, अस्पताल डर के मारे खाली हो गए। सबसे भयानक तबाही का चैप्टर भी खोलूंगा। और यूपी में सीएम योगी का वो एक्शन कि अखिलेश साइड। अब योगी वर्सेस ओवैसी शुरू हो गया है क्या। यूपी, बिहार, बंगाल सियासत में ऐसा भूचाल कि पीएम मोदी और इंडी का घमासान तय है क्या। आज इसका चैप्टर भी होगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। जब आप सोते हैं तो सपने क्यों आते हैं, क्या होता है ऐसा कि सपने आने लगते हैं। सोचा है कभी, इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में एक और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 23 पर पहुंच गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे और उनकी गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वहीं आज इसी मामले में दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरण की आत्महत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 14 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा भी लगाई गई है। हालांकि वाई पूरण सिंह का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। इस बीच इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि दलित आईपीएस अधिकारी को जाति उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। इससे पहले सीजीआई पर जूता फेंका गया। ये लोग देश को कहां ले आए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बाद जंगल में यह तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई। इससे पहले सेना ने कुपवाड़ा में आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया था और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। त्योहारों को देखते हुए पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में खालिस्तानी आतंकी संगठन आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई आतंकी हमले कराने का प्लान बना रही है। पंजाब पुलिस, एस्टैब्लिशमेंट और सेना के ठिकाने आतंकियों के निशाने पर है। गुजरात के सूरत से गैस सिलेंडर ब्लास्ट की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। गैस लीकेज के बाद लगी आग की सूचना पर दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। जब 2 कर्मचारी मौके पर मुआयना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे दमकल के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत ही इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें पहला चैप्टर ट्रंप की गजब छीछा लेदर। नहीं मिला नोबेल, पीएम मोदी के नए भारत से भिड़ना भारी पड़ गया क्या। ट्रंप को नोबेल न मिलने की असल वजह क्या निकली। क्या पीएम मोदी को पहले से पता था खेला होगा। पनौती पाकिस्तान की सिफारिश फेल। अब ट्रंप मुनीर शहबाज का निकाल देंगे तेल क्या। पीएम मोदी का फोन कॉल और अब नोबेल वाली बेइज्जती। ट्रंप अब अपने टैरिफ वॉर का सीजफायर कराएंगे या अभी और नौटंकी चलेगी। अब पहले इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी और भारत से पंगा लेना और पनौती पाकिस्तान पर जान लुटाने का क्या अंजाम होता है, यह आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिख गया। आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए जमीन धंस गई बॉस। आसमान फट पड़ा जैसी हालत है, क्योंकि जिस नोबेल अवार्ड के लिए डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जी जान एक कर दिए, इधर उधर एकदम घूमते रहे कि कोई नोबेल पीस प्राइज दे दो, कोई नोबेल पीस प्राइज दे दो, वो नोबेल उनकी जगह किसी और को मिल गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला बॉस। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और पिछले कई महीने से ट्रंप यही रट लगाए हुए थे कि इस बार तो नोबेल मुझे ही मिलना चाहिए, मैंने ये युद्ध रुकवा दिया, वो रुकवा दिया। उनका बस चलता तो कह देते कि एलियन वेलियन भी कहीं लड़ रहे थे, मैं जाके मार्स वार्स पे युद्ध रुकवा दिया। इतना तो भगवान का नाम लेते ट्रंप तो भगवान मिल जाते, लेकिन नोबेल ना मिला।
और नहीं मिलना था। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिलना था। नोबेल पीस प्राइज मिला भी तो किसे मिला, जिसे ना दुनिया में कोई जानता है ना पहचानता है। वेनेजुएला की मरिया कोरिना मचाडो को इस साल का नोबेल पीस प्राइज मिला है। मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं, लेकिन उनका दुनिया में बहुत सारे लोग नाम तक नहीं जानते थे। जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो लोग गूगल करने लगे कि किसको मिल गया जी। वेनेजुएला की इस महिला नेता को नोबेल देना और ट्रंप को नोबेल न देना, यह ट्रंप की बहुत तगड़ी बेइज्जती है। ट्रंप के लिए बेइज्जती की बात इसलिए भी है क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप ने आखिर तक ऐसा जी जान लगाया कि नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले आज ही गाजा डील फाइनल हो गई। ट्रंप सोच के बैठे थे कि नोबेल तो उन्हें ही मिलेगा। गाजा युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप अपने लिए बधाइयां ले रहे थे। कल ही पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन करके एक खेला भी किया था, उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि शायद पीएम मोदी को पता था कि ट्रंप के साथ खेला होने वाला है, इसलिए उन्होंने कल ही ट्रंप को फोन कर दिया था। आज जब नोबेल कमेटी वालों ने नोबेल का ऐलान किया तो वही हुआ, ट्रंप को नोबेल देने से मना कर दिया और किसी और को नोबेल दे दिया। ट्रंप को क्या पाकिस्तान की पनौती लग गई, क्या भारत से भिड़ना भारी पड़ा, आज ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। नोबेल न मिलने पर अब ट्रंप कैसे पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे और शहबाज मुनीर का भूत बना देंगे, आज आपको यह भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ट्रंप को नोबेल न मिलने की असल वजह क्या निकली। नोबेल न मिलने पर ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो रही है, लोग बेइज्जत कर रहे हैं, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले भाई की बेइज्जती का एक ट्रेलर देखिए। नोबेल न मिलने से ट्रंप की ऐसी छीछा लेदर हुई है कि दुनिया देखकर हंसी जा रही। सोशल मीडिया खोल लीजिए बॉस, लोग इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, लोगों ने चीथड़े उड़ा दिए इनके इज्जत के। नोबेल कमेटी ने एक नेता को नोबेल दिया है, ट्रंप भी नेता है, लेकिन उन्हें नोबेल नहीं दिया। नोबेल कमेटी ने अनजान चेहरे को नोबेल दिया। ट्रंप इतने मशहूर हैं, उन्हें नोबेल नहीं दिया। नोबेल कमेटी ने उस वेनेजुएला की नेता को नोबेल दे दिया जो वेनेजुएला अमेरिका का दुश्मन है। ट्रंप को उनके विरोधी डिक्टेटर कहते हैं। नोबेल कमेटी ने जिसे नोबेल दिया उसके बारे में कहा कि वो डिक्टेटर से लड़ रही है। ट्रंप कहते रह गए कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए, गाजा में 2 साल बाद शांति लाए, लेकिन नोबेल कमेटी ने यह सब नहीं माना। ट्रंप कहते रह गए कि नोबेल उन्हें नहीं तो किसे मिलेगा। वो धमकाते रहे, लेकिन नोबेल वालों ने कोई लोड ही नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अवार्ड नहीं मिला और इस खबर पर सोशल मीडिया पर मीम बनाने वालों ने जमकर मौज ले ली। पहले आप देखिए कि कैसे अमेरिका, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है कि नॉर्वे ने ट्रंप को नोबेल नहीं दिया, अब नॉर्वे की खैर नहीं। नॉर्वे वो देश है जहां नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। कोई कह रहा है कि कहीं अब ट्रंप नॉर्वे पर टैरिफ ही ना लगा दे, दुश्मन घोषित ना कर दे। कोई कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिला, कहीं वो ब्रह्मांड ही तहस नहस ना कर दें। कोई कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो नोबेल पीस प्राइज की जगह ट्रंप पीस प्राइज अवार्ड ही शुरू कर दे कि मैं अपने आप को देता हूं। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मीम चल रहे हैं कि आप हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। एक के मीम में लिखा है कि बहुत तकलीफ होती है जब 4 दोस्तों से सिफारिश कराने के बाद भी आपको नोबेल अवार्ड ना मिलता। ये देखिए, एक मीम में ट्रंप के टैरिफ का मजाक उड़ाया गया है। इसमें पीएम मोदी को दिखाया गया है वो पंचायत वाले सीन में। पीछे देखिए जिनपिंग और पुतिन खड़े और कह रहे हैं कि कीजिए टैरिफ टैरिफ, खेलिए टैरिफ टैरिफ, अलुआ टैरिफ। ये नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि और टैरिफ टैरिफ कर लो, मिल गया अवार्ड। अब पीछे देखिए किसको, जिनपिंग और पुतिन को दिखाया गया है मोदी जी के पीछे खड़ा कि अलुआ टैरिफ मिला। एक मीम में नोबेल ना मिलने पर ट्रंप को गुस्से में दिखाया गया है और लिखा है कि अब दंगल होगा। एक मीम में नोबेल नहीं मिलने पर ट्रंप को खाप नोबेल अवार्ड मिलते दिखाया गया है कि भाई कोई खाप पंचायत में नोबेल इनको मिल गया, इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। एक मीम में ट्रंप कह रहे हैं कि वो नोबेल डिजर्व करते हैं। इस पर नोबेल अवार्ड खुद कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये देखिए, आई डिजर्व दिस। नोबेल अवार्ड कह रहा है नो यू डोंट। एक मीम में ट्रंप का कार्टून कह रहा है कि अगर नोबेल नहीं मिला तो मैं पूरा यूनिवर्स तबाह कर दूंगा। एक मीम में लिखा है कि इतना बड़ा गेम, वो भी हमारे साथ। मतलब पब्लिक हंस रही है भाई, थू थू हो रही है। और इससे देश को समझना चाहिए कि अगर ट्रंप जैसा लीडर होता है, अगर शहबाज जैसा लीडर होता है तो देशों का क्या हाल होता है। जिनको लगता है कि अरे नरेंद्र मोदी ने 10 साल में क्या ही किया, देखिए कि कायदे का लीडर ना हो तो कैसी इज्जत फजीहत होती है पूरे देश की। आज एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि भारत से जो भिड़ेगा और पाकिस्तान को जो अपना दोस्त समझेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। आप देखिए, जिस नोबेल अवार्ड के लिए ट्रंप पाकिस्तान के सामने बिछ गए थे,
भारत से भिड़कर पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान ने कह दिया था कि ना इनको तो नोबेल मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान कितनी बड़ी पनौती साबित हुआ कि ट्रंप के नोबेल के लिए उसने सिफारिश की थी और ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। ट्रंप की चापलूसी में शहबाज और मुनीर ने कोई कसर न छोड़ी थी। ट्रंप के दरबार में जाकर जी हजूरी कर आए थे। मतलब अगर तलवे चाटने का अवार्ड मिलता तो शहबाज मुनीर को मिलता, और ट्रंप तो कहता होगा कि मेरा जूता मत चाटो भाई, गंदा हो जाएगा। इतना ये लोग मतलब एकदम लग गए थे और नोबेल के लिए नॉमिनेट करके ट्रंप को खुश कर दिया। और ट्रंप ने एक बार नहीं सोचा ये पाकिस्तान अपने यहां लोगों को आटा नहीं दिलवा पाता है, अपने यहां लोगों को बिजली ढंग से नहीं दे पाता है, ये आपको दिलाएगा नोबेल प्राइज। इसकी इज्जत है दुनिया में। आज ट्रंप अंदर ही अंदर रो रहे होंगे कि पाकिस्तान से नॉमिनेशन करवाया ही क्यों। ट्रंप को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जो अपने लोगों को खाना नहीं दे सकता पाकिस्तान, वो आपको ट्रंप को नोबेल दिलवा दे। ट्रंप ने बड़ी गलती तो तभी कर दी थी भाई जब वो पाकिस्तान के भरोसे बैठे थे कि पाकिस्तान नॉमिनेट कर देगा, हो जाएगा। अरे पाकिस्तान की कोई औकात है दुनिया में? और वो शहबाज वो चला गया यूएन में, सोचा मैंने बोल दिया हो जाएगा। नरेंद्र मोदी पहले ही समझ गए थे कि ट्रंप के साथ खेला हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि कल ही पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात कर ली थी। पीएम मोदी ने स्मार्ट दाव खेला बॉस। नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले ट्रंप से फोन पर बात की, जिसमें गाजा युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप को बधाई दी। यह बातचीत शायद इसलिए हुई जिससे ट्रंप को यह ना लगे कि उन्हें नोबेल ना मिला तो इसके पीछे भारत जैसे देश हैं, क्योंकि भारत ने ट्रंप के नोबेल को लेकर कुछ तो बोला नहीं था, नॉमिनेट तो किया नहीं था, जबकि दुनिया के कई देश ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल देने की बात कर रहे थे। कल ही पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर दिया और गाजा को लेकर जो बातचीत हुई उसमें उसकी ट्रंप की तारीफ कर दी कि भाई उनको पता था आज तो इसको मिलेगा नहीं, ये पैर पटकेगा। उससे पहले भाई को बता दो कि भाई हमको मत बोलना, हम तो तुम्हारे साथ, हमने तारीफ की तुम्हारी। अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई, ये नरेंद्र मोदी ने कल ही लिख दिया था। ट्रंप को ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई। हम दोनों ने भारत अमेरिका के बीच ट्रेड नेगोशिएशन की अच्छी प्रगति की समीक्षा की। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आने वाले हफ्तों में करीबी संपर्क बनाए रखेंगे। अब जब ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो अपनी खींच निकालेंगे, लेकिन यह खींच भारत पर निकाल नहीं पाएंगे। खींच निकालेंगे तो पाकिस्तान जैसे देशों पर, जो अपना काम बनाने के लिए ट्रंप को नोबेल के सपने दिखा रहे थे। ट्रंप का सपना तो टूट गया, अब ट्रंप पाकिस्तान को तोड़ेंगे। पाकिस्तान से अब तक ट्रंप अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका अपने असली रंग में आ रहा है और पाकिस्तान का तेल निकालने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान कई देशों से यह खबरें फैला रहा था कि अमेरिका ने उसे नई एडवांस मिसाइल दे दी, लेकिन अमेरिका ने इस खबर का खंडन कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को नई एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें एमराम देने से की खबर से ही इनकार कर दिया। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान को एमराम मिसाइल देने की खबरें फर्जी हैं भाई, हम ना दे रहे इनको कोई मिसाइल। एमराम मिसाइलें अमेरिकी F-16 जेट्स पर लगती हैं। पाकिस्तान के पास पहले से C5 वेरिएंट हैं जो 2010 में मिली थी। नई मिसाइलें C8 वेरिएंट की हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कहा कि रक्षा विभाग ने दूसरे देशों के साथ जो समझौते को अपडेट किया है उसमें सिर्फ पुरानी मिसाइलों को चलाने के लिए पार्ट्स हैं। इसमें पाकिस्तान की हवाई ताकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। यानी अमेरिका ने भी यह बता दिया है कि भाई अब दूर हट, नहीं जरूरत तुम्हारी। ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला और इससे नॉर्वे भी तनाव में है। नोबेल ना मिलने पर ट्रंप गुस्से में नॉर्वे के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे को टेंशन है कि ट्रंप नोबेल अवार्ड देने की प्रक्रिया नहीं समझते। नोबेल अवार्ड देने में नॉर्वे सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ट्रंप ये सब समझे बिना नोबेल न मिलने के लिए नॉर्वे पर भड़क सकते हैं। नॉर्वे की सरकार का कहना है कि हमें हर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप नॉर्वे के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, नेटो के लिए ज्यादा फंड मांग सकते हैं, नॉर्वे को दुश्मन देश घोषित कर सकते हैं। ऐसी इमेज बना ली है ट्रंप ने दुनिया में कि लोग ये समझ गए हैं कि ट्रंप को समझना बड़ा मुश्किल है। जो लोग सोचते हैं कि बस उसे ही सच मान लेते हैं, इसलिए नॉर्वे की सरकार अपनी तरफ से तैयारी करे बैठी है कि भाई इसको नहीं दिया नोबेल तो कहीं हमको ही ना ठोक दे। ट्रंप को नोबेल ना मिलने पर नॉर्वे में क्या बातें हो रही हैं वो भी देखिए। नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के रिसर्च डायरेक्टर ने कहा है कि ट्रंप को इस बारे में जो सोचना है सोचें, लेकिन यह अवार्ड उसी उद्देश्य के लिए दिया गया जिसे अमेरिका बहुत सालों से सपोर्ट करता आया है। वेनेजुएला का लोकतांत्रिक विपक्ष वही है जिसका अमेरिका समर्थन करता रहा है, इसलिए इसे ट्रंप की बेइज्जती की तरह देखना गलत होगा। मतलब वो कह रहा है कि भाई अपनी बेइज्जती ना मानना, हमने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया। ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो ट्रंप के करीबी भड़क गए, नोबेल कमेटी पर राजनीति करने का आरोप लगाने लगे। व्हाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्टीव चेउंग ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापित करने वाली डील करते रहेंगे, वो युद्ध रुकवाते रहेंगे, लोगों की जान बचाते रहेंगे।
उनका दिल बहुत बड़ा है। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी इच्छा शक्ति से पहाड़ हिला दे। नोबेल कमेटी ने यह भी साबित कर दिया कि वो शांति से ज्यादा राजनीति को ऊपर रखते हैं। ट्रंप प्रशासन अपना गुस्सा नोबेल कमेटी पर उतार रहा है, लेकिन आप यह देखिए कि वेनेजुएला की जिस नेता को नोबेल मिला है उसकी तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की लीडर मारिया कोरिना मचाडो की तस्वीर पोस्ट करते हुए मारिया को वेनेजुएला की डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट बताया था। ट्रंप ने तब कहा था कि मारिया जैसे नेता वेनेजुएला के लोगों की आवाज उठा रही हैं, मौजूदा सत्ता से भिड़ रही हैं। ट्रंप ने कहा था कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ट्रंप ने यह बातें 8 जनवरी 2025 को कही। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अवार्ड क्यों पाना चाहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है। ओबामा को 2009 में नोबेल मिला था। तब ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 8 महीने ही हुए। ओबामा को जब नोबेल मिला था तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी और कहा गया था कि नोबेल कमेटी ने बहुत जल्दबाजी में ओबामा को नोबेल दे दिया था। ट्रंप को लगता है कि ओबामा को जब राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में ही बिना कुछ किए नोबेल मिल गया, तो भाई मैंने तो 9 महीने में इतना किया, मुझे नोबेल मिल जाना चाहिए था। इसलिए ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार का ऐलान होने के 24 घंटे पहले ही ओबामा के नोबेल पर निशाना साधा और कह दिया कि ओबामा को बिना कुछ दिए ही नोबेल मिल गया। ओबामा को पता भी नहीं था कि उन्हें किस लिए नोबेल मिला है। उन्होंने ओबामा को नोबेल इसलिए दिया कि अमेरिका को ओबामा बर्बाद कर दे। यानी ट्रंप बार बार याद दिला रहे थे कि भाई कुछ भी करके मुझे दे दो, मैं तो ओबामा से भी बेहतर हूं। देखिए, ट्रंप को लगता है कि जब बेकार से बेकार नेता को नोबेल मिल चुका तो उनको नोबेल क्यों ना मिले। ट्रंप को यह भी लगता है कि वो नोबेल लेकर इतिहास में नाम दर्ज करवा ले, क्योंकि अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को पहले नोबेल मिल चुका है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को पद पर रहते 1906 में नोबेल मिला, क्योंकि उन्होंने उस वक्त रूस जापान का युद्ध रुकवाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को पद पर रहते हुए 1919 में नोबेल मिला, क्योंकि उन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाने के बाद बनाया, जो बाद में यूएन बना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को पद छोड़ने के 21 साल बाद 2002 में नोबेल मिला, जिन्हें कई संघर्ष रुकवाने और मानव अधिकारियों के लिए काम करने के पुरस्कार मिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पद पर रहते हुए 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्हें राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में ही पुरस्कार मिल गया। तो ट्रंप को लगता था कि भाई सबको मिला है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैंने तो तीर मार दिया है। अरे जबरदस्ती का दौड़ के ट्वीट कर देने से कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, नोबेल नहीं मिलता। उनको लग रहा था वो ओबामा की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि ओबामा ने तो कुछ भी नहीं किया था उनके हिसाब से। उल्टे ओबामा ने नोबेल लेने के बाद युद्ध पर युद्ध शुरू कर दिए थे, जबकि ट्रंप इसलिए नोबेल मांग रहे थे कि उनका दावा था कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने कल ही नोबेल पुरस्कार पर कहा कि इतिहास में किसी ने भी 9 महीनों में 8 युद्ध नहीं सुलझाए। मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई, मैंने ऐसा किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा देखिए, ट्रंप को भी लग गया था कि मामला गड़बड़ है, उनको नोबेल मिलेगा नहीं। वो हाल के दिनों में 2 बार, मतलब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए, कई बार ऐसा कह चुके थे कि देखिएगा ये लोग मुझे नहीं देंगे, किसी को भी दे देंगे। मतलब भाई को समझ में आ रहा था कि खेला तो होगा। लेकिन ट्रंप जब भी कहते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए तो दुनिया उन पर हंसती है, क्योंकि ट्रंप भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का दावा करते थे। लेकिन ये तो भारत ने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप झूठा दावा कर रहे थे। इसी तरह से दूसरे युद्धों का मामला भी है। अभी कुछ अरसे पर पहले ट्रंप की हंसी अल्बानिया के पीएम ने उड़ाई थी, क्योंकि ट्रंप ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अल्बानिया अजरबैजान का युद्ध रुकवाया, जबकि अल्बानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ ही नहीं। ट्रंप की इसी बात पर कैसे भरी महफिल में ठाके लगाकर अल्बानिया के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हंस रहे थे। सोचिए अमेरिकियों को कैसा लगता होगा ये सब देखकर कि ऐसा राष्ट्रपति है कि अपनी सनक में बेइज्जत कराया जा रहा है। ट्रंप ने बार बार नोबेल की बात करके अपना मजाक खुद बनवा लिया। ट्रंप नोबेल पाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें नोबेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि नोबेल देने वाली कमेटी मानती है कि किसी लड़ाई को कुछ देर के लिए रुकवाने और लड़ाई के बुनियादी कारण में जाकर उसे सुलझा देने, दोनों में अंतर होता है। दूसरी बात, ट्रंप ने जो 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया उसमें सब युद्ध में यह साबित नहीं हो पाया कि असल में युद्ध ट्रंप की वजह से ही रुके। तीसरी बात, अभी यह बात भी प्रूव होनी बाकी है कि युद्ध रुकवाने में ट्रंप ने जो कोशिश की उससे वाकई स्थायी तौर पर लड़ाइयां रुक जाएंगी। ट्रंप को नोबेल ना मिलने का एक और बड़ा कारण है यह भी है कि किसी नोबेल जो है वो किसी के बार बार गिड़गिड़ाने या धमकाने से नहीं मिलता। नोबेल पाने की एक प्रक्रिया होती है बॉस। ट्रंप को इस साल नोबेल पाने के लिए फरवरी तक नॉमिनेशन दाखिल करना था। 31 जनवरी लास्ट डेट थी। ट्रंप को 1 फरवरी के बाद नोबेल शांति के लिए नॉमिनेट किया गया। पहले इजराइल के पीएम ने और फिर पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट किया था,
लेकिन नॉमिनेट करने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि ट्रंप का नाम कट ऑफ डेट के बाद आया। भाई 31 जनवरी तक नॉमिनेशन फाइल करना था, ट्रंप ने शपथ ही 20 जनवरी को ली थी, तो 10 दिन में ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया, तीर मार दिया कि 10 दिन में उनका नॉमिनेशन होता। और जब नॉमिनेशन की डेट ही निकल गई तो आप 25 बार कहते रहिए कि मेरा नाम दे दो, मेरा नाम दे दो, शहबाज कह दे, कोई कह दे, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये वैसा ही है कि आपने एग्जाम में घंटी बज गई, उसके बाद आप पेपर पे लिखे जा रहे हैं, अब पेपर सबमिट ही नहीं हुआ, तो आप अपने आप में मानते रहिए कि मैं टॉपर था, मैंने लिख दिया। अरे भाई, जो घंटी बज गई, आपने पेपर जमा ही नहीं किया था तब तक, तो आप कौन बात के टॉपर? तो इसलिए ट्रंप को मिलना ही नहीं था भाई नोबेल, क्योंकि उनका सारा नॉमिनेशन 31 जनवरी के बाद आया था। लेकिन जिनको मिला है नोबेल पीस प्राइज, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जगह वेनेजुएला की जिस महिला नेता को नोबेल मिला, उसके बारे में अब आपको बताता हूं। मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं। वेनेजुएला में वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। साल 2024 में वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी ही कैंसिल कर दी गई। मारिया को 1 साल से धमकियां मिल रही हैं। वो छिप कर कह रही थी, लेकिन देश नहीं छोड़ा। मारिया का नाम साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में थी। यानी उन्होंने काम किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को झटका 2 लगा। एक तो उनको नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, दूसरा जिनको मिला उनको दुनिया में बड़ी संख्या में लोग नहीं जानते। तो ये और चुभ रहा होगा कि किसी और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिल जाता तो कम से कम वो भी ठीक लगता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और पाठशाला में अब अगली क्लास इंटरनेट बंद, रोड ब्लॉक, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हड़कंप, मुनीर की कुर्सी हिलाने कौन आ गया? तालिबान के मंत्री को भारत में देख बौखलाया पाकिस्तान, काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। अब दोनों तरफ से फंसेगा क्या पाकिस्तान? मुनीर को झटका, अमेरिका और चीन को भी जवाब। अफगानिस्तान के साथ भारत की वो डील कि सब हिल जाएंगे, अब इसका चैप्टर। भाई, अगले 24 घंटे में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुनीर की कुर्सी पलट सकती है, पाकिस्तान में सरकार गिर सकती है, पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पर युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक बहुत पैनिक वाले हालात हैं। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिस रावलपिंडी शहर में पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, वहां भी इंटरनेट और रास्ते बंद कर दिए गए। मुनीर को किससे और क्यों डर लग रहा है वो आपको बताऊंगा। इस बीच पाकिस्तान ने एक और मुसीबत को न्योता दे दिया। हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान भारत से लगे बॉर्डर पर टैंक्स की मूवमेंट बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नया कांड कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान में कभी भी मारधाड़ मच सकती है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की 7 दिन के भारत दौरे पर है और आज ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं। इस बीच जिस अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान इतना उछल रहा था, उस अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से फंसा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बवाल है, बॉर्डर पर खतरा है, ऊपर से चीन चुप है, अमेरिका भाव दे नहीं रहा, मुस्लिम देश गाजा पीस प्लान में लगे हैं, मुनीर अकेला पड़ गया है। इस बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नया झटका दिया है। भारत दौरे पर आए तालिबान के मंत्री के साथ भारत ने वो डील की है कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कैसे बवाल मचा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, आज आपको सब देखना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा भयंकर बवाल मचा हुआ है जो शहबाज और मुनीर के संभाले नहीं संभल रहा। ट्रंप के चक्कर में फंसकर शहबाज और मुनीर ने अपने ही घर में आग लगा ली। ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए जो प्लान तैयार किया उसका पाकिस्तान ने समर्थन किया, लेकिन इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी भड़क गए। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहरीके लब्बैक के विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने सेना तक उतार दी, जिसके बाद टीएलपी का विरोध हिंसक हो गया है। असर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक दिख रहा है। पाकिस्तान के शहर लब्बैक के नारे से गूंज रहे हैं। तहरीके लब्बैक वो पार्टी है जिसने पहले भी पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस बार भी तहरीके लब्बैक पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। तहरीके लब्बैक के विरोध प्रदर्शन का गढ़ लाहौर बना हुआ है। लाहौर में सैकड़ों हजारों की संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। ये लगातार शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस टीएलपी के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन टीएलपी वाले पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरे लाहौर शहर को पुलिस ने बंद कर दिया। सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए जिससे कोई आ ना सके और इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही है। देखिए कैसे भीड़ लाहौर में सड़क पर उतर आई है।
पुलिस ने तहरीके लब्बैक के प्रमुख मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे टीएलपी कार्यकर्ता और भड़क गए। गाजा पीस प्लान के विरोध में टीएलपी ने आज अमेरिकी दूतावास घेरने का ऐलान किया। इसके लिए बड़ी संख्या में टीएलपी के कार्यकर्ता जमा हुए। पुलिस ने तहरीके लब्बैक को रोकने के लिए भयंकर इंतजाम किया। जैसे ही टीएलपी के लोग आगे बढ़े, पुलिस के साथ झड़प हो गई। टीएलपी के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर उनके ऊपर तेजाब की बारिश कर रहे हैं, जिससे भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। तहरीके लब्बैक के इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग भी कर दी। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की सरकार ने पुलिस और सेना को खुली छूट दी है कि किसी भी तरह से तहरीके लब्बैक के प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। पुलिस की फायरिंग में टीएलपी के कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इससे पहले कल रात को भी लाहौर में तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई। तहरीके लब्बैक के दफ्तर के बाहर पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस के इस हमले से टीएलपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। तहरीके लब्बैक के विरोध प्रदर्शन से शहबाज और मुनीर की हालत खराब हो गई। तहरीके लब्बैक इस्लाम के नाम पर शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका आरोप है कि शहबाज और मुनीर ने फिलिस्तीन को धोखा दिया है, अमेरिका के कहने पर इजराइल को मान्यता दे दी है। इसी वजह से पाकिस्तान के आम मुसलमानों में तहरीके लब्बैक की रीच बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई शहरों में इंटरनेट ही बंद कर दिया। यह है तहरीके लब्बैक का खौफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा है। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली हर सड़क को कंटेनर की मदद से बंद किया जा रहा है। और हमने आपको पहले ही कहा है कि पाकिस्तान कभी मुसलमानों के साथ था ही नहीं। वो जब मौका मिलेगा वो अमेरिका के हाथों पूरा देश क्या पूरी कौम बेच सकता है, और वही मुनीर और शहबाज ने किया। इससे लोग भड़के हुए। तहरीके लब्बैक के विरोध और प्रदर्शन के पीछे की वजह तो आपको बता दी। अब बताता हूं कि तहरीके लब्बैक से पाकिस्तान की सरकार इतना डरती क्यों है। तहरीके लब्बैक पार्टी 2015 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने बनाई थी। तहरीके लब्बैक कट्टर इस्लामी विचारधारा वाली पार्टी है। टीएलपी पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में बदलाव का विरोध करती है। 2020 में मौलाना खादिम के निधन के बाद उनके बेटे साद रिजवी इसके मुखिया बने। साद रिजवी ने 2021 में फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में बड़ा प्रोटेस्ट किया। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनने के खिलाफ हंगामा किया था। फ्रांस के राजदूत को भगाने और फ्रांसीसी सामान पर बैन की मांग की थी। 2021 के हिंसक प्रदर्शन के बाद टीएलपी पर बैन तक लगा दिया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही टीएलपी से प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी तहरीके लब्बैक का इतिहास रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट करने का। ये तस्वीरें साल 2021 में हुए प्रोटेस्ट की हैं। तब एक हफ्ते तक पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक झड़पें होती रही थी। पाक कट्टरपंथियों ने कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी थी, सरकारी गाड़ियों को फूंक डाला था, जिसके बाद इमरान खान की सरकार ने टीएलपी पर पाबंदी लगा दी थी। नतीजा यह हुआ कि इमरान खान की ही सत्ता तो गई, इमरान खान का तब से जेल में ही ठिकाना बना हुआ है। इसी से शहबाज शरीफ की हालत भी खराब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा हुआ है, इनसे अपना देश नहीं संभल रहा। इस बीच पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया। दावा है कि पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह भी दावा किया जा रहा है कि कल रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाक मीडिया का दावा है कि एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया। दरअसल पाकिस्तान का यह आरोप है कि टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह एयर स्ट्राइक की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की खबर ऐसे वक्त में आई जब तालिबान के मंत्री भारत के दौरे पर है। तो पाकिस्तान भले ही इसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का नाम दे, लेकिन सच यह है कि वो भारत में तालिबान के मंत्री को देखकर बिलबिलाया हुआ है। और पाकिस्तान को तब और आग लग जाएगी जब उसे यह पता चलेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या डील हो गई। उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए एयर स्ट्राइक भी कैसे दो कौड़ी की है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठने वाला, यह भी कहा जा रहा है। अफगानिस्तान में लोग टैंक्स और हथियारों के वीडियो शेयर कर रहे हैं और वहां पाकिस्तान से बदला लेने की बातें कही जा रही। लेकिन अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही, क्योंकि जिस टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा पाकिस्तान की मीडिया कर रही है, उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद दावा कर रहा है कि उस पर कोई हमला ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, तालिबान के प्रवक्ता ने कह दिया कि काबुल में धमाके की आवाजें तो सुनी हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। यानी पाकिस्तान को जिसको मारना था वो मरा नहीं, ऊपर से तालिबान ने कह दिया कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अब पब्लिक कह रही है सोशल मीडिया पर कि भारतीय एयरफोर्स से सीखो कैसे निशाना लगा के मारते हैं। कहीं बम गिरा के आ गए और अपनी पीठ थपथपा ली, ऊपर से नया कांड कर दिया। अब जिनको मारे हो वो तुमको मारेंगे पलट के।
पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है जब कल ही तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तालिबान की सरकार आने के 4 साल बाद पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए। आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान की क्लास लगा दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही सीमा पार आतंकवाद को झेल रहे हैं। सुनिए विदेश मंत्री को, फिर आपको बताऊंगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या डील हुई है। अफगानिस्तान को लेकर भारत ने क्या बड़ा ऐलान किया है जो पाकिस्तान को आग लगाएगा। Threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. भारत और तालिबान के मंत्री को एक ही टेबल पर बातचीत करते देख पाकिस्तान तिलमिला गया, लेकिन पाकिस्तान को तब आग और लग गई जब भारत ने काबुल में अपने दूतावास को शुरू करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। भारत की तरफ से यह ऐलान बहुत बड़ा है क्योंकि काबुल में दूतावास खोलने का एक मतलब यह है कि भारत तालिबान की सरकार को मान्यता दे रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन ने भी अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। इस वजह से यह भारत का बड़ा कदम माना जा रहा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन अब दूतावास को फिर से खोला जा रहा है और भारत का साथ मिलना तालिबान के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इससे बाकी देश जो अब तक तालिबान से डील करने से कतरा रहे थे वो भी आगे आएंगे। भारत ने ऐलान किया है कि वो काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। साल 2021 में दूतावास को बंद करने के बाद भारत ने जून 2022 में काबुल में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए टेक्निकल टीम को डिप्लॉय किया था। यानी एक तरह से भारत ने तालिबान की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। भारत का यह कदम पाकिस्तान और चीन के लिए झटका है। पाकिस्तान तो यही चाहता था कि तालिबान की सरकार मुनीर के इशारे पर चले, लेकिन भारत ने पूरा गेम ही पलट दिया बॉस। और अब भारत मारेगा तो उधर तालिबान बॉर्डर से भी मारने के पूरे स्कोप रहेंगे पाकिस्तान को। भारत ने तालिबान के लिए बड़ा ऐलान किया तो बदले में तालिबान के विदेश मंत्री ने भी ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पाकिस्तान के कान से धुआं निकल जाएगा। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को भरोसा दिलाते हैं कि वो अफगानिस्तान की अपनी जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी तालिबान ने भारत की सबसे बड़ी चिंता को एड्रेस किया। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि जब अफगानिस्तान में भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने मदद की। तालिबान के मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को एक क्लोज फ्रेंड के रूप में देखता है। भारत और अफगानिस्तान को अपने रिश्ते और बेहतर करने चाहिए, इंगेजमेंट्स और एक्सचेंजेस को बढ़ाना चाहिए। यानी तालिबान खुला कह रहा है कि भारत भाई हमारा करीबी दोस्त है और तालिबान के ऐसे बयान पाकिस्तान को भयंकर चुभेंगे। और पाकिस्तान में एक तरह से सोचिए तो तूफान और जलजला ही आया होगा ये सब देखकर, और अभी तो आना और बचा है। लेकिन जब तूफान और जलजले की बात हो रही है तो बात उस भूकंप की जिसने दुनिया को हिला दिया। धरती डोली, सुनामी का सायरन, ऐसा भूकंप आया कि तस्वीर देखकर दुनिया कांप गई। मॉल की छत टूटी, अस्पताल डर के मारे खाली हो गए। सबसे भयानक तबाही का चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। प्रशांत महासागर में आज सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद कई देशों में सुनामी के सायरन बजने लगे। लोग दहशत में आ गए। ये सब तब हुआ जब दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस में भयंकर भूकंप आया। ऐसी धरती डोली कि लोग घर छोड़कर भाग खड़े हुए। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हिलने लग गईं, घर की छतें टूटकर गिरने लग गईं। ये देखिए आप तस्वीर, क्या हालत हो गई। घर में मौजूद लोग जान बचाने के लिए टेबल कुर्सियों के नीचे छिप गए। जो लोग सड़क पर थे वो जमीन पर लेट गए। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक फिलीपींस को आज 7.6 तीव्रता के भूकंप ने हिट किया, जो फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप दबाव में 10 किलोमीटर की गहराई में आया। आधे घंटे तक 5.9 की तीव्रता और 5.6 की तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए, जिसके बाद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। भूकंप की तीव्रता 7.6 का मतलब है कि यह बहुत ताकतवर था। रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा वाले भूकंप बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमारतें गिर सकती हैं। आप देखिए लोगों में कैसे पैनिक आ गया बॉस। शहर के शहर तबाह करने वाला भूकंप था ये। इसी आशंका ने आज फिलीपींस को दहला दिया। एक तरफ आफ्टर शॉक्स का खौफ था तो दूसरी तरफ सुनामी का डर। इस डबल अटैक के लिए दुनिया कितनी तैयार है, एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह भयंकर भूकंप आया।
7.6 की तीव्रता वाले इस भूकंप के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। भूकंप के बाद भगदड़ और खौफ की जो तस्वीरें आई वो तो और डराने वाली। भूकंप आते ही सड़कों पर भीड़ निकल आई। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा खतरा था। ऐसे में लोग दौड़ते हुए बिल्डिंग्स के बाहर भागे। देखिए सड़कों पर भीड़ लग गई बॉस। खौफ की तस्वीर एक और देखिए अस्पताल की, जहां भूकंप आते ही मरीज और तीमारदार सड़कों पर निकल आए। फिलीपींस की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सड़क का हाल देखिए क्या हो गया था। लोग घरों से बाहर आकर खड़े हो गए थे। जब तक धरती हिलती रही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसी तरह बैठे रहे। भूकंप के दौरान खुले इलाके में जाकर लेट जाना जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए जो लोग खुले इलाके में थे उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे ज्यादा भगदड़ तो वहां देखी गई जहां चारों तरफ बिल्डिंग्स थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बचने के लिए कहां भागे। भीड़ भाड़ वाले बाजार में चीख पुकार मच गई। जो लोग खुले इलाके में थे, जिनके पास बचने का मौका था, वो तो बच निकले, लेकिन जो लोग बाजार और मॉल में थे भाई वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। भूकंप इतना जोरदार था कि खतरा चारों तरफ था। भूकंप आने के बाद जब कुछ लोग एक बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बिल्डिंग का पोर्श ही उनके ऊपर गिर गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये देखिए कैसे पूरा का पूरा हिस्सा गिर गया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और इस हादसे के बाद जो लोग बिल्डिंग के करीब खड़े थे वो भी सड़क पर आ गए, क्योंकि बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा मंडराने लगा। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। एक दुकान के अंदर की ये तस्वीर देखिए। भूकंप आने के बाद दुकान का सारा सामान तो गिर ही गया, छत पर लगी फॉल्स सीलिंग भी टूट कर गिरने लगी। इसके बाद दुकान में मौजूद लोग टेबल और कुर्सियों के नीचे छिप गए ताकि कुछ हद तक सुरक्षित रह सके। भूकंप के बाद धरती कितनी तेजी से हिल रही थी उसे समझने के लिए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये एक एक्वेरियम की दुकान है जहां कंटेनर्स में मछलियां रखने के लिए पानी भरा हुआ था। आप देखिए पानी पूरा ऊपर तक भरा भी नहीं है, वो छलक छलक के पूरा पानी नीचे गिर रहा है। इस तरह से धरती हिल रही थी। सोच रहे हैं कितना जबरदस्त भूकंप रहा होगा। ये ऐसा लग रहा है कोई ऐसे से हिला रहा है तब एक्वेरियम से पानी गिर रहा है। फिलीपींस द्वीपों का देश है जहां 7,500 से ज्यादा द्वीप है। ऐसे में जब 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया तो सुनामी का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद फिलीपींस के भूकंप विज्ञान संस्थान ने भी फिलीपींस के तट पर 3 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की, जबकि इंडोनेशिया और पलाऊ में करीब 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी सुनामी चेतावनी सिस्टम ने 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक लहरों की संभावना जताई है। सुनामी के अलर्ट के बाद समंदर में गए मछुआरों को भी वापस बुलाया गया। लोगों को भी समंदर किनारों से दूर किया गया। जब समंदर के किनारे सुनसान पड़े तब शहर में आफत मची हुई। फिलीपींस के एक स्कूल का हाल देखिए। क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तभी भूकंप के झटके शुरू हो गए। बच्चों ने पहले तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब झटके तेज हुए तो बच्चों ने चेयर को अपने ऊपर उठा लिया ताकि अगर कोई हादसा हो तो बच सके। इसी स्कूल की एक और क्लास का हाल देखिए। भूकंप के बाद क्लास की छत पर लगी फॉल्स सीलिंग नीचे आ गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। अब एक कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीर देखकर तो हर कोई डर जाएगा। जब भूकंप आया तो कुछ मजदूर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के ठीक ऊपर खड़े थे। भूकंप के बाद पूरी बिल्डिंग जोर जोर से डोलने लगी। ऐसे में इन लोगों के पास तो भागने का भी मौका नहीं था, क्योंकि इतने ऊपर खड़े थे। और देखिए कैसे पूरा हिस्सा हिल रहा है और सारे जो वहां पर काम के लिए औजार लगे हैं और बाकी सिस्टम है सब हिल रहा है। भूकंप में जान बचाने के कई तरीके हैं। फिलीपींस के लोग इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन जब भागने का कोई मौका ही ना हो तो कोई क्या कर सकता है। देखिए भूकंप के बाद एक परिवार घर में ही फंस गया। इन लोगों के पास भागने की जगह ही नहीं। ऐसे में सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जो बुजुर्ग लोग थे वो कुर्सी को पकड़कर बैठ गए। भूकंप के समय जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि पैनिक में नहीं आना है, और इस परिवार ने वही किया। आप देखिए, लेकिन जिन लोगों के पास भागने का मौका था उन्होंने सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाई। देखिए एक दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही भूकंप आया सभी ने एक साथ दौड़ लगा दी।
लेकिन आज आया भूकंप बेहद खतरनाक था। 7 की तीव्रता से ऊपर जब भूकंप आता है तो धरती कैसे कांपने लगती है, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, ये लोग घर से बाहर निकलकर खेत में आ गए, लेकिन इसके बाद भी अपनी जगह पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं ने तो पेड़ को पकड़ रखा है, ऐसी हालत। कह ना रहे हैं, ये बहुत तेज भूकंप था भाई। 7.4 की तीव्रता के भूकंप से कई इलाकों में तबाही मची। दूर दराज के इलाकों में बुरा हाल है। फिलीपींस के एक गांव का हाल देखिए, जहां भूकंप के बाद हुई लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आ गए। इससे बुरा हाल कई शहरों का है। कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए, अभी कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह तबाही 30 सितंबर को आए भूकंप से भी बड़ी है। यानी एक बार फिर भूकंप ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन सियासी भूकंप की भी बात करना जरूरी है, जो बिहार, यूपी, बंगाल में आ रखा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, यूपी में सीएम योगी का वो एक्शन कि अखिलेश साइड हो गए हैं। अब योगी वर्सेस ओवैसी शुरू हो गया है क्या? यूपी, बिहार, बंगाल सियासत में ऐसा भूचाल कि पीएम मोदी और इंडी का घमासान तय है क्या? अब इसका चैप्टर। इस वक्त देश के 3 राज्यों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक तो बिहार है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। दूसरा यूपी है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन माहौल अभी से गर्माने लगा है। और तीसरा बंगाल, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और अभी से एसआईआर के मुद्दे पर ममता सरकार और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ चुका है। लेकिन सबसे हाई वोल्टेज घमासान यूपी में होता दिख रहा है, जहां चुनावी मौसम आने से पहले ही योगी वर्सेस ओवैसी का चैप्टर ओपन हो गया है। अखिलेश तो लग रहा है साइड ही हो जाएंगे। पहले मायावती ने कल दम दिखा दिया था अपना, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की लाइन तय कर दी। योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया है कि सबको सनातन की शरण में आना ही होगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीएम योगी ने भी क्लियर किया है कि विरोधियों के पास एक ही मुद्दा है, जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना, लेकिन उनकी सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती। जिस तरह सीएम योगी ने बरेली के दंगाइयों पर एक्शन लिया, उसने एक खास इकोसिस्टम की पूरी गर्मी निकाल दी। एक्शन यूपी में हुआ, दर्द ओवैसी के बयानों में छलका। आज पाठशाला में योगी के एक्शन पर ओवैसी के दर्द की पूरी डिटेल दिखाऊंगा। बिहार, बंगाल में क्या बवाल मचा है उसकी भी बात होगी, लेकिन पहले एक झलक देखिए। वही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। खांडू बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सबसे पहले बात बरेली में हुए बवाल और उसके साइड इफेक्ट की। आज जुमा है और 2 हफ्ते पहले नवरात्र के दौरान 26 सितंबर को पड़े जुमे पर बरेली को सुलगाने की साजिश हुई थी। लेकिन साजिश की इस चिंगारी को योगी सरकार ने सुलगने से पहले ही अपने ताबड़तोड़ एक्शन से ठंडा कर दिया। अब सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि यूपी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आप सीएम योगी को सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा उनके इस एक्शन पर ओवैसी का दर्द क्यों छलका। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। योगी दंगाइयों पर एक्शन की बात कर रहे हैं तो ओवैसी इस बार दलितों की बात करने लगे।
ओवैसी अब यूपी में दलितों पर जुल्म गिनाने लगे हैं। सुनिए एक बार ओवैसी। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे। सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ, 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। यूपी को सुलगाने की साजिश करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच सीएम योगी ने एक बार फिर सनातन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन ही सबकी सुरक्षा और शांति की राह दिखाएगा। सीएम योगी के हर एक्शन पर सवाल उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इसमें भी नया एंगल निकाल रहा है और इसे सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना से जोड़ दिया। सुनिए एक बार, देखिए दोनों क्या कह रहे हैं। कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकाल कर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। यूपी में योगी वर्सेस ओवैसी के नए घमासान के बीच अखिलेश यादव को अब भी 2027 में पीडीए फॉर्मूला कामयाब होने की उम्मीद है। अखिलेश को लगता है कि यही इकलौता फॉर्मूला है जिसके दम पर वो योगी आदित्यनाथ की जीत की हैट्रिक को रोक सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को धार देने में जुटे हैं, जिसके लिए पहले वो आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे और आज अपने पिता और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पूरे परिवार में एकजुटता दिखाने की कोशिश की। यहां भी अखिलेश यादव का पूरा फोकस पीडीए वाली पॉलिटिक्स पर ही था। अखिलेश ने कहा कि वो हर पीड़ित, दुखी, अपमानित पीडीए के लिए लड़ाई लड़ते रहे। अखिलेश यादव के इस पीडीए वाले नैरेटिव की हवा निकालने के लिए सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दोहराया। अखिलेश यादव और सीएम योगी को भी सुनिए एक बार। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित पीडीए, हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीडीए के स्व सम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष लेकर के हम लोग आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है।